वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए करंट पॉलिटी का एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में चुनाव आयोग और इसकी नियुक्ति से संबंधित विवाद या मुद्दे को। चुनाव आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हाल के वर्षों में यह बहुत चर्चित भी रही है, अच्छे कारणों से भी और विवादों के कारण भी। आज के इस लेक्चर में हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संविधान में प्रक्रिया या दिशा निर्देश क्या है, उस प्रक्रिया की समस्याएं क्या है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जिस नई प्रणाली का प्रतिपादन किया गया, जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, वह कॉलेजियम प्रणाली क्या है। और फिर यह भी जानेंगे कि उस कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया जिसमें नियुक्ति की नई प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इन समस्त तथ्यों को और उससे संबंधित विश्लेषण को आज के व्याख्यान का केंद्र बनाया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारत के संविधान में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में किस प्रकार के प्रावधान या दिशा निर्देश। यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 15 में, पार्ट 15 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान पाए जाते हैं। और भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 इसका संबंध निर्वाचन की प्रक्रिया से। इन अनुच्छेदों की भी यदि हम बात करें तो इसमें से आर्टिकल 324 विस्तार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और अन्य अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 ये निर्वाचन के अन्य प्रावधानों के बारे में बताते हैं। तो नियुक्ति के संदर्भ में जिस अनुच्छेद को हमें जानना पड़ेगा वह है अनुच्छेद 324। यदि हम आर्टिकल 324 को देखें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 324 ये 6 खंडों में या 6 क्लॉजेज में बटा हुआ है। एक लंबा अनुच्छेद है जिसमें 324 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 है। यदि इन सारे क्लॉजेज को हम देखें तो 324 क्लॉज 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल इन 4 के चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण, संचालन करने के लिए एक आयोग होगा जिसे भारत का निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। 324 क्लॉज 1 यह बताता है कि 4 चुनाव कौन कौन से, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और संसद मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के, और राज्य विधानमंडल इसका मतलब है विधान परिषद और विधानसभा, ये चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, यह सब भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। उसके बाद है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो भारत के निर्वाचन आयोग की रचना, कंपोजिशन और उसकी नियुक्ति के बारे में बताता है। तो वर्तमान संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इसी को समझना है। रचना का मतलब कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा। और इस संदर्भ में आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और इसके अलावा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे यह राष्ट्रपति तय करेगा। तो यह भी जानना है कि भारत में आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की रचना का अधिकार कार्यपालिका में निहित है, एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि राष्ट्रपति यह तय करेंगे कि चुनाव आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे। कहने का मतलब है कि भारत का चुनाव आयोग एक सदस्यीय भी हो सकता है, 1 मेंबर भी हो सकता है, और बहुसदस्यीय भी, मल्टी मेंबर भी हो सकता है।
यह राष्ट्रपति तय करेंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारा चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 324 क्लॉज 2 का पहला हिस्सा तो यह है कि रचना। उसके बाद 324 क्लॉज 2 का दूसरा हिस्सा है नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, इस संबंध में 324 क्लॉज 2 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति संसद की विधि के अधीन रहते हुए करेंगे, सब्जेक्ट टू द लॉ पास्ड बाय इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम सारी मुकदमेबाजी अनूप बर्णवाल केस, वर्तमान में संसद का कानून पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर से इसको देखो कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति संसद की विधि के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नियुक्ति करेंगे। तो यह है आर्टिकल 324 क्लॉज 2। उसके बाद है 324 क्लॉज 3। यह कहता है कि यदि भारत का निर्वाचन आयोग मल्टी मेंबर है, एक से ज्यादा इसमें है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसका अध्यक्ष होगा, क्लॉज 3। उसके बाद क्लॉज 4 कहता है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति चुनाव के सुचारू संचालन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कर सकता है। फिर है 324 क्लॉज 5। इसमें कहा गया है कि कार्यकाल मतलब पदावधि किनका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का, और सेवा शर्तें, टर्म ऑफ ऑफिस, और इसे तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। कितना कार्यकाल होगा, सेवा से संबंधित अन्य शर्तें क्या होंगी, यह भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। लेकिन यहां भी है सब्जेक्ट टू द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, संसद की विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति कार्यकाल और सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए तय करेंगे। लेकिन इसी में आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में आगे कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। और यहां देखो बाकी पावर्स में समान है सारे, कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन दोनों की हटाने की प्रक्रिया अलग अलग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। बहुत डिफिकल्ट है। और उसके साथ यह बात भी कही गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी तरीके से परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जिस वेतन पर, जिस भत्ते पर, जिस पेंशन पर वह नियुक्त हुआ है या जो उसको दिया गया है, उसको कम नहीं किया जा सकता, अलाभकारी नहीं होगा। हां, उसे बढ़ाया जा सकता है। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि वित्तीय आपात इसका एक अपवाद होता है। वित्तीय आपात में वेतन आदि कम होंगे, तो एक तरह से इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कार्यकाल की भी सुनिश्चितता है और सेवा शर्त में भी उसे बहुत बेहतर रखा गया है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में आर्टिकल 324 क्लॉज 5 कहता है कि इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर हटाया जाएगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति हटाएंगे, और किसके परामर्श पर हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। तो यह हो गया आर्टिकल 324 क्लॉज 5। और आखिर में 324 क्लॉज 6, और इसमें यह कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों के द्वारा मांग किए जाने पर भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल चुनाव आयोग को चुनाव के सुचारू संचालन के लिए स्टाफ मतलब कर्मचारी, अमला वो मुहैया करवाएंगे। तो यही है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324, जो 6 खंडों में 6 क्लॉजेज में बटा हुआ है, जिसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। और एक बात इसमें गौरतलब है कि संसद के विधि की अपेक्षा है, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि विधि के अधीन रहते हुए, अर्थात संसद से विधि निर्माण की अपेक्षा। अब यदि हम देखें तो नियुक्ति की जो भी बात है
वो अंतर कहां पर है 324 क्लॉज 2 में, जिसमें लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे संसद की विधि के अधीन रहते हुए। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में जो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की बात करता है, उसमें निर्वाचन आयुक्तों या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, और संविधान में कोई स्पष्ट प्रक्रिया भी नहीं है। संविधान में क्या है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, किसको करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। और राष्ट्रपति यदि नियुक्ति करेंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका भी उल्लेख नहीं। तो सवाल उठता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ तो चुनाव आयोग में नियुक्तियां कैसे हुई? जब हमारे यहां संविधान लागू हुआ तो चुनाव आयोग में नियुक्तियां कार्यपालिका ने शुरू की। क्योंकि इसके संबंध में कोई स्पष्ट संवैधानिक दिशा निर्देश या प्रक्रिया नहीं है, तो सबसे पहले बात उठी कि किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है, क्वालिफिकेशन का उल्लेख नहीं। लेकिन एक परंपरा बनाई गई कि सरकारी कर्मचारी या सिविल सर्वेंट लोक सेवकों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, और खास करके काफी सीनियर लोक सेवक, तकनीकी भाषा में कहें तो भारत सरकार में सेक्रेटरी या सचिव के स्तर के अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते थे। अब ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है, बट एक परंपरा बनी। और दूसरी ये कि जब बहुसदस्यीय होने लगा हमारा निर्वाचन आयोग, तो परंपरा यह भी बनाई गई कि जो सीनियर मोस्ट निर्वाचन आयुक्त होते थे उन्हीं को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता था। अब आती है बात की निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी। उसके लिए भी संविधान मौन था, लेकिन व्यवहारिक प्रक्रिया यह थी कि लॉ मिनिस्टर, भारत का विधि मंत्री, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या एक पैनल तैयार करता था जिसमें सचिव स्तर के अनेक अधिकारियों के नाम होते थे, और विधि मंत्री के द्वारा वो पैनल भेजा जाता था भारत के प्रधानमंत्री के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रधानमंत्री उस लिस्ट में से, उस पैनल में से नाम सेलेक्ट कर लेते थे, और वही नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर देते थे। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चली, और कुल मिलाकर यदि हम इस प्रक्रिया की विशेषता देखें तो यह प्रक्रिया चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह कार्यपालिका के हाथ में देती है। इसको लेकर समय समय पर विवाद होता था। उसके बाद 1991 में 1991 में हमारी पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून बनाया चुनाव आयोग से संबंधित। इसका मतलब संविधान लागू होने के 40 साल तक तो कोई लॉ भी नहीं था। 91 में एक लॉ बनता है। लॉ क्या था? इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ईसीज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। इसमें बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया, लेकिन इस लॉ में भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए न तो किसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया और न ही उनकी नियुक्ति के लिए किसी योग्यता का वर्णन किया गया। तो एक तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की योग्यता यह अपरिभाषित रही और पुराने हिसाब से ही चलती रही, जो पुराना सिस्टम बनाया गया था, जिसके तहत विधि मंत्री एक पैनल तैयार करता था। उसमें सचिव स्तर के अधिकारियों के कुछ नाम होते थे, उसमें से प्राइम मिनिस्टर फाइनल सिलेक्शन करता था, प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करके नियुक्त करता था। वही प्रक्रिया हमारी चलती रही। इसको लेकर भारत में समय समय पर विवाद भी होते थे, और देखो कई बार यह मामला समितियों के पास पहुंचा। जैसे हम यदि बात करें तो तारकुंडे समिति, यह बनाई गई थी चुनाव से संबंधित खर्च के बारे में, इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर के बारे में।
इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति, या जिसको हम गोस्वामी समिति के नाम से भी जानते हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म या चुनाव सुधार के संबंध में बनाई गई समिति थी। इसी प्रकार भारत का विधि आयोग या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इसने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पर थी, चुनाव सुधार पर थी। तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण आयोगों ने नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की खामी को दिखाया। अब थोड़ा सा देखें कि इस प्रक्रिया में क्या खामी थी और इसका कैसे मिसयूज किया जा सकता था। यहां पर जो अभी की एग्जिस्टिंग प्रक्रिया थी संविधान के तहत जो हो रहा था पहले, तो उस विद्यमान प्रक्रिया में कोई योग्यता नहीं है चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए, और नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह कार्यपालिका में, व्यवहार में कि विधि मंत्री और प्रधानमंत्री में निहित है। इसका मतलब कि व्यवहार की बात करें तो प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करवा सकता है, मुझे करवा सकता है क्योंकि कोई योग्यता है नहीं, आपको करवा सकता है, अपने चहेते अधिकारियों को करवा सकता है, मंत्री को करवा सकता है, संतरी को करवा सकता है, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और कोई प्रक्रिया नहीं। हालांकि परंपराएं अच्छी थी हमारे देश में, सचिव स्तर के अधिकारी किए जाते, बट वो केवल एक कन्वेंशन था और कोई प्रधानमंत्री चाहे तो दुरुपयोग कर सकता था, अपने ही दल के लोगों को निर्वाचन आयोग में नियुक्ति दे दे। तो इस खामी को इन सारे आयोगों ने दिखाया और इन तीनों आयोगों ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। और तीनों आयोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या बदलाव होना चाहिए इसके बारे में भी बताया। तो ये तीनों की कॉमन सजेशंस थी, अलग अलग ईयर में, बट इन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए नाम को नियुक्त ना करें, बल्कि एक समिति की सिफारिश पर करें, एक समिति बनाई जाए। इन समितियों ने समिति की रचना के बारे में भी कहा। समिति 3 सदस्यीय होनी चाहिए, यह आयोग कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हो, इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ इसमें विपक्ष का नेता भी होना चाहिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन। और इस 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जिस व्यक्ति का नाम भारत के निर्वाचन आयोग में आयुक्त के रूप में प्रस्तावित किया जाए, राष्ट्रपति उसी को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करें। तो यह ध्यान रखना, जो अभी कॉलेजियम आया था उसका बीज यहां पर मौजूद है। लेकिन समिति ने सिफारिशें की, इस समिति या इन समितियों की सिफारिशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1991 में विधि बनी भी, लेकिन उसने भी इस मुद्दे पर मौन किया। किसी प्रकार का कोई विधायी या लेजिस्लेटिव डायरेक्टिव नहीं था, प्रोसीजर नहीं था। धीरे धीरे चुनाव आयोग में नियुक्तियां बहुत ज्यादा विवादित होने लगी। ईवीएम का विवाद आया। कई बार विपक्षी दल यह आरोप लगाते थे कि भारत का निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दल की बी टीम के रूप में काम करता था। यदि आप पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो यह आरोप कई राज्यों में, बिहार के विधानसभा चुनाव में लगाए गए थे। बंगाल में मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दिया था। तो ऐसी घटनाएं जब ज्यादा होने लगी तो 2015 में अनूप बर्णवाल ने एक जनहित याचिका दायर की, एक पीआईएल दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका संबंध चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से था। इसी में अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिसको हम कहते हैं अनूप बर्णवाल केस। अनूप बर्णवाल ने जनहित याचिका दायर की और अनूप बर्णवाल ने कहा, यह मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा न की जाए, बल्कि इसकी नियुक्ति एक समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाए। और इस समिति में 3 लोगों को होना चाहिए। इस समिति में होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री, इस समिति में होना चाहिए भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस समिति में होना चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता
और मान लो कि लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, जैसे अभी कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसको कम से कम कुल सीटों का 10% प्राप्त होना चाहिए। अभी कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन उसको कुल सीटों का 10% प्राप्त नहीं है, तो अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, फिर वो क्या है? सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। तो यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति का सदस्य बनाया जाए, और यह 3 सदस्यीय समिति जो सिफारिश करे, जिन नामों का प्रस्ताव करे भारत का राष्ट्रपति, उसी को भारत के निर्वाचन आयोग में नियुक्त करे। अनूप बर्णवाल केस में जब नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने और एक नई नियुक्ति की प्रक्रिया लागू करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया, मांग की गई, तो उसके पीछे याचिकाकर्ताओं ने या अनूप बर्णवाल ने क्या क्या तर्क दिए? सबसे पहला तर्क यह दिया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है, और अगर चुनाव प्रक्रिया दोष रहित है या इस पर पक्षपात का आरोप लगता है तो संपूर्ण लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र भारत के संविधान का मूल ढांचा है और इसीलिए इसे कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में संविधान सभा में जो डिबेट्स हुए थे उससे भी सामने लाया गया, और यह सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात पर बिल्कुल एकमत थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, और इसीलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उन्होंने 324 क्लॉज 2 में यह जरूर कहा कि नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि संसद की विधि के अधीन रहते हुए। इसका मतलब कि इससे संविधान निर्माताओं की सोच बिल्कुल सामने आती, और अगर संविधान निर्माताओं की यह सोच होती कि नियुक्ति की शक्ति पूर्णतः कार्यपालिका को प्रदान करनी है, तो वे ऐसी पंक्ति क्यों लिखते कि सब्जेक्ट टू द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और अगर संसद से विधि बनाने की अपेक्षा है इस संबंध में, तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि नियुक्ति की शक्ति पूर्णतः संविधान निर्माता कार्यपालिका को नहीं देना चाहते थे। दूसरा तर्क यह दिया गया कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां बहुत व्यापक है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास राजनीतिक शक्तियां, पॉलिटिकल पावर्स के साथ साथ बहुत सारी क्वासी जुडिशियल पावर्स, अर्ध न्यायिक शक्तियां भी। और कई जगह देखो चुनाव आयुक्त एक प्रकार से न्यायाधीश की भूमिका भी निभाते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, और कई जगह उनका निर्णय अंतिम होता है। जैसे राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा चुनाव आयोग करता है, चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाए उसका निपटारा चुनाव आयोग करता है, परिसीमन से संबंधित कोई विवाद हो जाए उसका निपटारा चुनाव आयोग करता है। तो जिस संस्था के पास क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, अर्ध न्यायिक शक्तियां, उस संस्था के संचालक मतलब निर्वाचन आयुक्त अवश्य ही निष्पक्ष होने चाहिए, वरना सत्ताधारी दल का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। एक अन्य तर्क यह भी दिया गया कि क्या न्यायालय को इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति है, और यह सरकार की ओर से कहा गया था कि 324 क्लॉज 2 की रीडिंग साफ बताती कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे संसद की विधि के अधीन रहते हुए, तो जब तक संसद विधि नहीं बनाती तो नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में है, यह सरकार ने तर्क दिया। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी डायरेक्टिव्स, ऐसे निर्देश देने की शक्ति है, और यहां पर जिस अनुच्छेद को कोट किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे संविधान का, और वह है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142। 142 में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ असाधारण शक्तियां दी गई, और 142 में यह कहा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है, और
संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश के अधीन रहते हुए न्यायालय का ऐसा आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक असाधारण शक्ति संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 142 के रूप में हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी है कि वे किसी मामले में कंप्लीट जस्टिस हो, पूर्ण न्याय, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी निर्देश जारी कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के लॉ और राष्ट्रपति का यदि पहले से ही उस पर कोई आदेश है तो उनके तारतम्यता में रहते हुए न्यायालय का वह निर्देश संपूर्ण भारत में लागू होगा। जैसे अभी इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया था बाबरी मस्जिद केस में, 142 का। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जन्मभूमि का स्थल था वो हिंदू पक्ष को दिया, उसका स्वामित्व स्वीकार किया, दावा स्वीकार किया, लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि उस जगह पर एक मस्जिद हुआ करती थी, मामला सब जुडिस था, न्यायालय के विचाराधीन था, बीच में ही मस्जिद तोड़ दी गई। तो कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि एक मस्जिद का निर्माण होना चाहिए और सरकार को यह निर्देश दिया आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी जाए और यह असाधारण शक्ति का प्रयोग किया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे डायरेक्टिव्स इशू कर चुका है, जैसे एक उदाहरण तो हमने बाबरी मस्जिद का हाल फिलहाल देखा। इसी तरह अगर हम नियुक्ति आदि की बात करें तो विनीत नारायण केस बड़ा ही महत्वपूर्ण, यह भी मुकदमा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके डायरेक्टर्स और आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए थे कि ये सरकार संस्थाएं कैसे सरकार से स्वतंत्र होंगी। तो याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि वैसा ही दिशा निर्देश चुनाव आयोग के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट 142 में निहित शक्ति का प्रयोग करके जारी कर सकता है। इसी तरह विशाखा केस, और इसके बारे में मैं समझता हूं कि आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है जिसमें कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर महिलाओं का यौन शोषण ना हो, इसे रोकने के लिए व्यापक गाइडलाइन जारी की गई, जिसको विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। कुल मिलाकर याचिकाकर्ताओं ने यही तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास 142 में एक असाधारण शक्ति है और उसका प्रयोग करते हुए चाहे तो निर्वाचन आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न समितियों की जो अभी तक रिपोर्ट थी, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, विधि आयोग की रिपोर्ट, उसका हवाला भी दिया गया। ग्लोबल प्रैक्टिस की भी बात की गई कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख लोकतंत्रों में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो यदि हम प्रमुख लोकतंत्रों की बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करें अमेरिका की, अमेरिका में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। अमेरिका में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति तभी मान्य होगी, लागू होगी, जब अमेरिका की सीनेट 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन करती। सीनेट का मतलब आप उसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सीनेट है। तो कहने का मतलब केवल कार्यपालिका में नहीं है, सीनेट का अनुमोदन जरूरी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सम्राट करता है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर, लेकिन वह नियुक्ति तभी मान्य होगी, लागू होगी, जब हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन, उसकी तुलना हम लोकसभा से कर सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन उस नियुक्ति का अनुमोदन करते। इसका मतलब पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में नहीं। दक्षिण अफ्रीका की प्रक्रिया तो और भी अलग है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रेसिडेंट, सीधी सी बात करें कि लगभग चीफ जस्टिस जैसा व्यक्ति, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट, जेंडर इक्वलिटी कोर्ट, इसके प्रतिनिधि और उनका समूह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो प्रमुख लोकतंत्रों में कार्यपालिका नियुक्ति कर रही है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारे यहां की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसमें ब्लैंक चेक किसके हाथ में था? कार्यपालिका के हाथ में, और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। तो यह तर्क भी दिया गया। इसी प्रकार जब यह मामला चल रहा था
अनूप बर्णवाल केस में भी सुनवाई चल रही थी 2020-22 में, तो अखबारों में एक नाम बहुत आता होगा, यदि आपको उस समय की घटनाएं याद हो। अरुण गोयल, अरुण गोविल नहीं, अरुण गोयल। और अभी फिर ये काफी चर्चित हो गए थे। थोड़ा जानो ये मसला क्या था, क्योंकि जब अनूप बर्णवाल केस में सुनवाई चल रही थी तो जजों ने इसकी फाइल मंगवाई थी। थोड़ा सा जाने क्या है ये 2022 में 15 मई को, ध्यान से घटनाक्रम को देखिए। 15 मई 2022 को भारत के निर्वाचन आयोग में पद रिक्त हुआ। किसका? निर्वाचन आयोग का पद रिक्त हो गया 15 मई को। अनूप बर्णवाल केस 2015 में ही किया गया था, लेकिन इसमें सुनवाई शुरू होती है 17 नवंबर 2022 को। तो 17 नवंबर से अनूप बर्णवाल केस की सुनवाई शुरू होती है। उससे पहले से लगभग 4-5 महीने पहले से 15 मई से ही चुनाव आयोग में एक पद रिक्त है। अभी तक अपॉइंटमेंट उस पद पर नहीं हुआ। अब आते हैं, बीच में एंट्री होती है किसकी? अरुण गोयल की। ये अरुण गोयल साहब कौन है भाई? ये एक आईएएस और भारत सरकार में ये सचिव थे। ये रिटायर होने वाले थे 31 दिसंबर 2022 को। घटनाक्रम देखो और क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोयल साहब रिटायर होने वाले हैं और ये सचिव हैं। कब रिटायर होने वाले थे? 31 दिसंबर 2022। अब गोयल साहब ने 18 नवंबर 2022 को वीआरएस के लिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया। 17 नवंबर को अनूप बर्णवाल केस में सुनवाई शुरू होती है, उसके अगले ही दिन, और गोयल रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में, लेकिन उसके अगले ही दिन वो वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन करते। सेम डे आवेदन किया और उसी दिन उसको भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। तो यह होती है सरकार की दक्षता, एफिशिएंसी इसको कहते हैं। सेम डे स्वीकार कर लिया और उसके अगले दिन, कहने का मतलब 19 नवंबर को, और 19 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले को डिसाइड नहीं किया है, तो निर्णय आने के बाद कॉलेजियम भी आ सकता है। अभी पुरानी प्रक्रिया लागू थी। 19 नवंबर को गोयल साहब को अगले ही दिन भारत के निर्वाचन आयोग में नियुक्ति दे दी गई। तो इससे भी याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह तो प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है सरकार, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 6 महीने से पद खाली था और आपने लास्ट में उसको किया। अभी हाल फिलहाल चुनाव से कुछ समय पहले हमने देखा मार्च में इन्होंने एक त्याग पत्र भी दे दिया। तो यह भी एक रहस्य है कि नियुक्ति भी आनन फानन में भी त्याग पत्र दे दिया, क्यों कोई नहीं जानता है। बट गोयल का मामला उस समय काफी चर्चित था, तो चुनाव आयोग के सामने यह तथ्य भी लाया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया का एक नमूना तो यह गोयल की नियुक्ति। कुल मिलाकर इन सारे तर्कों पर विचार किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद 2023 में अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार कर ली गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होगी। एक संस्था बनेगी, उसके लिए कॉलेजियम नाम दिया गया। कहा गया कि यह कॉलेजियम 3 सदस्यीय होगा, 3 मेंबर्स होंगे। 3 मेंबर्स कौन कौन से? तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और इसमें 2 सदस्य होंगे। कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री, और कॉलेजियम के जो 2 मेंबर्स होंगे उसमें एक मेंबर होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, और दूसरा सदस्य होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो एक प्रकार से जो समितियों की सिफारिशें थी और याचिकाकर्ता की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया, और न्यायालय ने कहा कि इसी कॉलेजियम के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां करेंगे। तो अब देखो कि पूरा का पूरा मामला बदल गया। नियुक्ति की शक्ति पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में थी, लेकिन अब नियुक्ति की शक्ति पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में नहीं रही,
अब एक बहुत ही संतुलित संस्था बना दी गई जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री बैठे, विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता, और अगर वो नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता बैठा है, और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और तब जब हम भारत के लोकतंत्र को देखते हैं तो हमारे यहां संविधान निर्माता ने संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की, और संविधान के अधीन विधायिका मतलब संसद और न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ये दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बनाए गए। और नियंत्रण और संतुलन के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह संसद के कानूनों को असंवैधानिक होने पर रद्द कर सकता है, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को यह पावर दी गई कि वह विधि के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल सकता है। तो यहां पर भारत की संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया। 1991 का एक लॉ पहले से ही था चुनाव आयोग से संबंधित। अब उन्होंने एक नया कानून पारित किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का प्रतिपादन किया था, पार्लियामेंट ने उस प्रणाली को बदल दिया और नियुक्ति की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। संसद के द्वारा पारित नए कानून में नियुक्ति की जिस नई प्रक्रिया का प्रावधान किया गया, उस प्रक्रिया को समझते हैं। वो प्रक्रिया 3 फेज में काम करती है। जो अभी की प्रक्रिया है 3 फेज का मतलब कि इसका सबसे पहला चरण या पहला फेज होगा जिसमें एक सर्च कमेटी बनेगी। जब भी निर्वाचन आयोग में रिक्ति होगी, कोई नई नियुक्ति करनी है, तो पहले चरण में एक सर्च कमेटी बनेगी। यह नया कानून कह रहा है। सर्च कमेटी यह 3 सदस्यीय होगी और इसमें एक अध्यक्ष होंगे और इसमें 2 सदस्य होंगे। सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे भारत के विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो 2 मेंबर्स होंगे वे सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, जो भारत सरकार में सचिव का रैंक रखते हैं। सर्च कमेटी विभिन्न लोगों का नाम सर्च करेगी और यह जो सर्च कमेटी है अंततः 5 नामों का एक पैनल तैयार करेगी। यह पहला चरण है। तो 5 नाम शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद आता है नियुक्ति का दूसरा चरण। दूसरे चरण में एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और यह सिलेक्शन कमेटी भी 3 सदस्यीय होगी। इसमें पुनः एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। यह किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉलेजियम को। तो पहले कॉलेजियम नाम भेज रहा था, अब नाम यह भेजेगा प्रेसिडेंट को। किन नामों में से? जो 5 नाम सर्च कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें से। हालांकि सिलेक्शन कमेटी को यह अधिकार है कि सिलेक्शन कमेटी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का भी प्रस्ताव राष्ट्रपति को कर सकती है जो व्यक्ति उस 5 सदस्यीय पैनल में जिसका नाम शामिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम भी सिलेक्शन कमेटी कर सकती है, लेकिन आमतौर पर 5 मेंबर पैनल से ही लेगी। अब आते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे। इसका अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री। तो कॉलेजियम में भी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार इसका एक सदस्य होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, या विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। तो यह कॉलेजियम में भी था, लेकिन कॉलेजियम में थर्ड कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में जो सदस्य होगा वह होगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत संघ का कोई कैबिनेट मंत्री। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री संघ के, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री में से किसी एक को मनोनीत करेगा। जैसे अभी जो
सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी जिसके द्वारा 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, ज्ञानेश भारती और कमलजीत संधू। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी थे, लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई है नहीं, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी वो थे, और प्रधानमंत्री ने अमित शाह गृह मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं और उनको एक मेंबर के रूप में मनोनीत किया। तो अब सिलेक्शन कमेटी पैनल में दिए गए 5 नामों में से किसी एक पर विचार करेगी और यह सेकेंड स्टेज है। तीसरे चरण में वह नाम राष्ट्रपति के साथ पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उसमें से, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर देगा। तो यह हमने देखा कि नई प्रक्रिया है जो कॉलेजियम को रिप्लेस करती है और इसको लागू किया गया। इसके अलावा यह जो अपना 2023 वाला पार्लियामेंट का लॉ है, इस कानून के द्वारा पुराना जो 1991 का लॉ था उसको रद्द कर दिया गया और 2023 वाला जो यह कानून है, तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, लेकिन इसमें कई अन्य चीजें भी हुई जो हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो सकती है। कि सबसे पहली बात याद करो कि संविधान में चुनाव आयुक्तों के लिए किसी योग्यता का निर्धारण नहीं था, मूल संविधान में, याद करिए। और 1991 के लॉ में भी निर्वाचन आयुक्तों के लिए कोई योग्यता नहीं थी, बट अब इस कानून में योग्यता का निर्धारण है कि उसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है जो भारत सरकार में सचिव स्तर का लोक सेवक या तो है प्रेजेंटली या रह चुका है। तो अब तो एक क्वालिफिकेशन है कि मंत्री नियुक्त नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस रैंक का अधिकारी, और उन्हीं में से किसी को निर्वाचन आयोग में, और इसके अलावा कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए और चुनाव कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तय हुई। संविधान में कोई कार्यकाल तय नहीं था, राष्ट्रपति को कार्यकाल तय करने का अधिकार था, लेकिन अब कानून में कार्यकाल तय कर दिया गया और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबका कार्यकाल बराबर है। तो क्या कार्यकाल तय किया गया? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा। अब यह क्या मसला है भाई? देखो, इसका मतलब है कि जो भी पहले पूरा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, ए को 55 वर्ष की आयु में भारत के निर्वाचन आयोग में नियुक्ति दी गई, तो इसको 65 वर्ष की आयु तक, मतलब 10 इयर्स का कार्यकाल नहीं मिलेगा। पहले क्या पूरा होता है? 6 वर्ष, तो इसको 55 + 6 मतलब 61 वर्ष में यह रिटायर होगा। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति बी है, इसको 62 साल की आयु में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो इस पे 6 वर्ष का कार्यकाल लागू नहीं होगा, जो भी पहले पूरा हो। इसका मतलब इसको केवल 3 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, यह 65 वर्ष में नियुक्त होगा। कार्यकाल भी अब निर्धारित किया गया। इसके अलावा नया कानून यह भी कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, यह उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। और इसके साथ साथ यह भी बात है कि मान लो निर्वाचन आयुक्त के रूप में 2 साल किसी ने काम किया और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त रिटायर हो गए और इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना गया, तो फिर इसका कार्यकाल क्या होगा? तो एग्रीगेट में 6 वर्ष है। इसका मतलब 2 साल अगर वह निर्वाचन आयुक्त रह चुका है तो अब उसको केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में 4 वर्ष का ही कार्यकाल मिलेगा, 6 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल नहीं होगा, चाहे वो एक हो चाहे एग्रीगेट हो। वेतन, हमारे संविधान में निर्वाचन आयुक्तों के वेतन का भी उल्लेख नहीं था। आर्टिकल 324 में राष्ट्रपति को दिया गया था, लेकिन अब कानून में उनका वेतन लिख दिया गया और वेतन सभी का समान है। सभी का मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सबका वेतन समान है। और कहा गया कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा। तो तीनों के वेतन बराबर है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन 2,80,000 रुपए प्रति माह है। तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वेतन है और यही अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स का वेतन भी है। पहले संविधान में 324 क्लॉज 5 में याद करें, यह लिखा हुआ था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन में कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा।
अन्यों के बारे में मौन था, बट अब लिख दिया गया कि इन तीनों के वेतन में कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो यह भी एक सिक्योरिटी हुआ। इसके अलावा नया कानून कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये अपना त्यागपत्र यदि चाहें तो राष्ट्रपति को देंगे। पहले मौन था। आगे यह भी कहा गया कि पद मुक्ति की पुरानी प्रक्रिया ही बहाल रखी गई जो संविधान में थी, बट कानून में लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया से, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है जो हमें जाना है, न्यायिक उन्मुक्ति, जो न तो संविधान में है, न 1991 के कानून में था, और न इससे पहले राष्ट्रपति के किसी आदेश से किया गया था। जुडिशियल इम्यूनिटी, इसको समझो, यह 2023 के कानून की विशेषता है। जुडिशियल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट यह कह रहा है कि अब जो हमारा 2023 का कानून है, यह कहता है कि किसी वर्तमान या भूतपूर्व, इसका मतलब सब पर लागू, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, और इनके द्वारा किए गए किसी कार्य और बोले गए किसी शब्द, एनी एक्ट कमिटेड, एनी वर्क डन और एनी वर्ड स्पोकन, इसके लिए और जो उनके पद के दायित्व के संदर्भ में किया गया है, किसी न्यायालय में ना कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और ना कोई दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। सरल भाषा में समझे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त या तो पद पे रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद, और जिस समय वो पद पर थे और पद के दायित्व को पूरा कर रहे थे, तो उन्होंने जो भी भाषण दिया, जो भी निर्णय लिया, जो भी कार्य किया, एनी एक्ट कमिटेड, एनी वर्क डन, जो कुछ भी किया, और अगर वो आदेश जारी किया गया था, मान लो कि दोबारा मतगणना का आदेश जारी किया या नहीं किया, या आदर्श आचार संहिता में अमुक को रोका, अमुक ने, वटेवर, इसके संदर्भ में न तो पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान और न रिटायरमेंट के बाद उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरह से हम कहेंगे ये जुडिशियल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है जो पहले नहीं था। और आखिर में जो नया कानून है वो इस रूप में भी विशिष्ट है कि इस कानून में विस्तार से चुनाव आयुक्तों के पेंशन, अर्न्ड लीव, ईएल, प्रोविडेंट फंड, टीए, डीए, डियरनेस अलायंस, ट्रैवल अलायंस, इन सारे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस तरह से पार्लियामेंट ने 2023 में कानून बनाकर अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय को बदल दिया और अब नियुक्ति की एक नई प्रणाली लेकर आ गया, जिसमें फिर से नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में चली गई और कॉलेजियम सिस्टम जो चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में था उसे समाप्त कर दिया गया। जब यह कानून बनता है तो उसके बाद इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई, और चुनौती देने वाले कौन थे? तो कांग्रेस के नेता जया ठाकुर और बाद में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से एक एनजीओ है जो चुनाव सुधार आदि के क्षेत्र में काफी अच्छे काम करता है। तो जया ठाकुर ने, कांग्रेस और एडीआर ने इस कानून को चुनौती दी। ऑफ कोर्स इनके तर्क अभी भी वही है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता जरूरी है, जो पुराने तर्क थे। अब यहां पर सरकार को उसका जवाब देना है क्योंकि मामला अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, सब जुडिस है, उस पर सुनवाई चल रही। तो यहां अभी तक की सुनवाई में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी वेंकट रमनी ने जो तर्क दिए, तो देखो सरकार कह रही है कि नहीं यह कानून सही है, कॉलेजियम से बेहतर है। सरकार का पहला तर्क यह है कि शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे संविधान में न्यायपालिका की शक्तियां अलग हैं और विधायिका की शक्ति अलग है, सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार निर्धारित है और इसीलिए न्यायपालिका अपना काम करे और विधायिका अपना कार्य करे, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है सरकार ने कि 324 क्लॉज 2 की रीडिंग साफ बताती है कि नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में निहित है, संसद की विधि के अधीन रहते हुए इसमें न्यायालय के किसी निर्देश की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा तर्क यह दिया गया कि कॉलेजियम प्रणाली को बदला गया। कॉलेजियम में कौन थे? चीफ जस्टिस। इतना ही तो बदलाव किया कि चीफ जस्टिस को हटाया गया, उसकी जगह
प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत संघ के एक मंत्री को लाया गया। तो यहां सरकार का तर्क यह है कि किसी भी संस्था की स्वायत्तता, निष्पक्षता के लिए जुडिशियल मेंबर का उसमें होना अनिवार्य नहीं है। और जुडिशियल मेंबर मतलब चीफ जस्टिस, जुडिशियल मेंबर के होने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि कोई संस्था पूर्णतः निष्पक्ष है। और अगर जुडिशियल मेंबर निष्पक्षता की गारंटी है तो फिर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें जुडिशियल मेंबर नहीं है, चीफ जस्टिस या जज नहीं है, तो क्या हम मान लें कि वे संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है? तो इसलिए कहा कि जुडिशियल मेंबर का होना निष्पक्षता की गारंटी नहीं है, कॉलेजियम को हम बदल सकते हैं। यह तर्क भी उन्होंने दिया कि चीफ जस्टिस को यदि हम कॉलेजियम में रखते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये ओवर वर्कलोड का पहले ही शिकार है, और अगर हमने उनको एक और काम में इन्वॉल्व कर लिया तो वर्कलोड और ज्यादा बढ़ जाएगा, न्यायिक प्रणाली शिथिल हो जाएगी। यह भी अपनी जगह सही है कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का संचालन करना, तो इसलिए उसको ऐसे नियुक्ति संबंधी मामलों से दूर रखना जरूरी है। कौन कह रही है? सरकार कह रही है। सरकार यह भी कह रही है कि अभी तक नियुक्ति के संबंध में कानून नहीं बनाया और न्यायालय इसी आधार पर दिशा निर्देश जारी करने का दावा करता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि पार्लियामेंट किसी विषय पर कब कानून बनाएगी और कब नहीं बनाएगी यह केवल पार्लियामेंट तय करेगी। कोई न्यायाधीश उसे यह नहीं बता सकता कि कब कानून बनाना है। और अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए बाध्य है। कई जगह संविधान में देखो ऐसा लिखा है, जैसे जब आर्टिकल 17 पढ़ते तो उसमें लिखा है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। मतलब संसद से विधि बनाना अपेक्षित है लेकिन अनिवार्य नहीं है। संविधान 1950 में लागू हुआ, विधि 1955 में बनी और बीच में 5 साल विधि नहीं थी। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राज्य विधि के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा, लेकिन विधि बनाना अनिवार्य नहीं है। और इसलिए देखो 21A आर्टिकल 21A 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। संसद ने विधि बनाई 2009 में, तो 2002 से 9 तक विधि नहीं थी। तो यहां उन्होंने भी कहा कि विधि ना होने से आप यह कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि न्यायालय हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो बहुत सारे तर्क सरकार की ओर से भी दिए गए। और याचिकाकर्ताओं ने, एडीआर ने और जया ठाकुर ने यह मांग की कि इस कानून पर न्यायालय तात्कालिक प्रभाव से पहले रोक लगा दे और पुराना सिस्टम चलने दे। न्यायालय ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। तो अभी मामला सब जुडिस से विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब देखो इसमें क्या बात कही गई। यहां पर जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन हो रहा है। हमारे यहां जब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करती है तो न्यायपालिका ने स्वयं उसके लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन मनमाना नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि पार्लियामेंट के किसी लॉ को, कार्यपालिका के किसी आदेश को न्यायालय देखता है, विचार करता है, असंवैधानिक पाए जाने पर रद्द करता है। तो सवाल उठता है इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, कैसे यह तय होगा कि संवैधानिक है या नहीं, रद्द होगा या नहीं। तो न्यायालय ने कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं, जिसमें एक सिद्धांत है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब कि संविधान के शब्दों के खिलाफ होना चाहिए वह विधि। और एक सिद्धांत जिसका इस केस में, किस केस में, चुनाव आयोग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया, वो है सिद्धांत प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे पास कोई कानून विचार के लिए आता है, कोई चुनौती देता है कानून को, जैसे इस कानून को लोगों ने चुनौती दी है कि यह कानून संविधान विरुद्ध है और रोक लगाने की मांग की जाती है, तो हम केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही रोक लगाएंगे। हम तब रोक लगाएंगे केवल जब हमें एकदम प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कानून में गलती है, एकदम साफ साफ दिखता है कि कानून गलत है। अदरवाइज अगर 50-50 है तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के फेवर में होगा। इसका मतलब प्रिजम्पशन हमेशा किसके फेवर में होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया। और यहां पर कोर्ट ने कहा कि
प्रथम दृष्टया इसमें हमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिखती। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को भी रेफर किया, भविष्य परिस केस, और जिसमें इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाले सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संसद के कानून के द्वारा खत्म किया जा चुका है। चुनाव आयोग में नियुक्ति की नई प्रक्रिया आ चुकी है जो पार्लियामेंट के लॉ से है। उस लॉ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और उसी लॉ के तहत 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी नियुक्ति की यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और यह कानून विचाराधीन है। अब इस पर अंतिम निर्णय क्या होगा, यह अंत में न्यायालय को करना। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय यदि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन करता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ऐसी स्थिति में संसद का कानून शायद मान्य हो जाए। लेकिन यदि वह कोई ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन देता है, रूपांतरकारी संविधान जैसे सिद्धांत को अपनाता है, तो शायद संसद के इस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात अंततः उभर कर आती है कि अनूप वर्णवाल केस और इतनी लंबी मुकदमेबाजी से आखिर में मिला क्या। कुल मिलाकर तो बात फिर वहीं पहुंच गई कि नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में नहीं थे। तो शायद राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर पार्लियामेंट का पक्ष सही हो, लेकिन लोकतंत्र की यह मांग है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए। और इसीलिए हमें कहना चाहिए कि अन्य विकसित लोकतंत्रों की तरह हमें भी नियुक्ति की शक्ति, और वह भी चुनाव आयोग जैसी संस्था में नियुक्ति की शक्ति पूर्णतः कार्यपालिका में निहित करने से बचना चाहिए। कॉलेजियम एक अच्छा प्रयास था जो चुनाव आयोग को शायद निष्पक्ष बनाता, और अगर वह निष्पक्ष बनाता तो लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़ती, चुनाव प्रक्रिया में हमारा विश्वास बढ़ता, ईवीएम जैसे विवादों और अफवाहों को निर्णायक तरीके से रोक लगती, शायद ऐसा हो पाता। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और इस पर न्यायालय क्या निर्णय देता है यह अभी केवल अनुमान का विषय है। भविष्य में जो होगा उस पर फिर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज के व्याख्यान को समाप्त करने का समय आ गया है, तो आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक नया व्याख्यान लेकर मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके साथ आपके सामने आने वाला हूं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय हिंद।